तो आवाज़ आ रही, एक बार क्लियर कर दीजिए। अगर आवाज़ आ रही है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, स्माइल भी कर दीजिए, ताकि हमें पता चल पाए कि आप सभी लोग हमारी बात को सुन पा रहे हैं। चलिए क्लियर है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो बताइएगा किसके शासनकाल में चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। चलिए सही जवाब देना है और जवाब यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन यहाँ पर सी, कह रहे इल्तुतमिश। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सी नंबर इल्तुतमिश। याद रखिए उस समय भारत पर शासन था इल्तुतमिश और समय है 1221 ईस्वी। कब? 1221 ईस्वी में ही यहाँ पर कह सकते हैं कि एशिया के मंगोलों के जो आपके थे चंगेज खां ये आक्रमण किया था, लेकिन अपनी सूझबूझ की वजह से इल्तुतमिश अपने भारत को लूटते हुए बचा लिया। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि यहाँ पर मंगोल जो आपके थे ये मंगवरनी का पीछा करते हुए भारत आपका पहुंच चुका था, है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सफलता, प्रथम दिया गया प्रथम, और प्रथम की बात करेंगे तो आपका जवाब क्या बनेगा, यहां पर याद रखिएगा बक्सर का युद्ध। ये प्रथम निर्णायक है, क्या है? निर्णायक है, मतलब इसी से पता चल गया था कि भारत में पूरी तरह से हम लोग राज कर लेंगे। तो यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर, बक्सर का युद्ध जो हुआ था कब, तो आपके 1764 में। कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां पर आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है वर्ष 1942 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना का प्रथम सेनापति कौन था। तो यहां पर बताइएगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय सेना का प्रथम सेनापति था ये आपका कौन था। समय भी दिया है 1942। अब आपको याद आ गया होगा यहां पर आपका प्रथम सेनापति थे कैप्टन मोहन सिंह। कौन? कैप्टन मोहन सिंह। यहां पर 3 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो 3 का ऑप्शन हो जाएगा मोहन सिंह, या इन हम लोग बोलते हैं कैप्टन मोहन सिंह, क्योंकि बोला गया है प्रथम सेनापति। अब याद आपको आ गया होगा, है ना। और यहां पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से कौन मुस्लिम सेनापति मारा गया था। तो ये बताइएगा पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से कौन मुस्लिम सेनापति मारा गया। 4 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, और देखिए इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर इब्राहिम खां गारदी। कौन? इब्राहिम खां गारदी। इसने नेतृत्व किया था इस युद्ध में, और युद्ध के मैदान में कह सकते हैं युद्ध में मारा भी गया था, जो कि आपकी कह सकते हैं 14 जनवरी ये युद्ध हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो 14 जनवरी, ये डेट याद रखिएगा 14 जनवरी आपके 1761 ईस्वी को ये आपका युद्ध हुआ था, जिसमें से सदाशिव भाऊ, है ना, सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़ा गया था, और इसमें से मृत्यु हो गई थी इनकी, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है वुड का डिस्पैच निम्न से किससे संबंधित है। आपने पढ़ा होगा वुड डिस्पैच, है ना, जिसे बोलते हैं निर्देश पत्र। ये आपके 1854 में आया था, ये जो आपका आया था 1854 में। तो याद करिए 1854 में जो आपका था किसके लिए था, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बन जाएगा ए, आपके शिक्षा से संबंधित था। मतलब देखा जाए तो आपके भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। याद रखिएगा वुड के डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और इस योजना के आधार पर अखिल भारतीय शिक्षा नियामक पद्धति का गठन भी किया गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर, जो कि सभी का जवाब बिल्कुल से राइट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है असहयोग आंदोलन कब से वापस ले लिया गया। यहाँ पर देखो कब से वापस लिया गया था, ये पूछा है लिया गया, है ना। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है, तो चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन राइट आपका, यहाँ पर आपका फरवरी। देखो फरवरी में अगर बात करते हैं तो 12 फरवरी, क्या 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। याद कैसे करेंगे कि आपको 12 कैसे याद रहे, जैसे कि चौरी चौरा जो आपकी घटना आपकी स्टार्टिंग हुई थी 12 से स्टार्ट हुई थी, है ना, वो आपके अलग मतलब था, लेकिन 12 आपको डेट याद रखिए। तो यहाँ पर आपका फरवरी है, वहां पर आपका मार्च था, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए फरवरी 1922 में ही वापस ले लिया गया था। स्टार्टिंग आपको पता है कि 5 जनवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक में हिंसक घटना घट गई थी, इस वजह से, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा विकल्प सही क्रम आपको दर्शाता है। एक क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, इसे नोट करिएगा कि कौन सी घटना सबसे पहले घटी हुई या बाद में घटी, देखिएगा। तो देखो सबसे पहले लाला लाजपत राय का जो निधन हुआ था 1928 में, कब हुआ था, तो आपके 1928 में इनका निधन हुआ, है ना। चौरी चौरा कांड ये आपके 1922 में हुआ था, ये आपका 1922 हो गया, है ना। जलियांवाला बाग आपके 1919 में हुआ था, 1919 में हुआ। और आपका यहाँ पर कह सकते हैं मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था, है ना, इसका गठन 1906 में हुआ। तो ये बताइए कौन सा आपका विकल्प बन रहा है, तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन यहाँ पर सी बन रहा है। 4 3 2 1 ऑप्शन राइट हो जाएगा सी नंबर। क्लियर हुआ, बहुत ही आसान सा, और बहुत ही आसानी से यहाँ पर आपने सॉल्व भी कर दिया। जितने लोग बाद
में जुड़े हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार देख लीजिए। अगर आपने वीडियो नहीं लाइक किया है तो वीडियो को लाइक करते रहिए, ठीक है। अपना सहयोग देते रहिएगा, अगर आपका सहयोग मिलता रहा तो ऐसे ही आपके यहाँ पर धनाधन आपकी तैयारी चलती रहेगी भयंकर, ठीक है। तो चलिए बताइएगा, क्वेश्चन दिया है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था। तो चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यार हर एक स्टूडेंट का जवाब सही आ रहा है बाल गंगाधर तिलक। किसका? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां पर की गई थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां पर की गई थी, ये आपका आईएमपी क्वेश्चन, याद रखिएगा ये आपका बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन है और आना ही आना है, लगभग आपको 100% मिल सकता है। चलिए 9 का ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा ए नंबर आपके सिंगापुर में। कहां पर की गई थी? तो आपकी सिंगापुर में, याद रखिए सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर को सक्रिय भाग लिया। तो यहाँ पर बेगम हजरत महल का नाम आया है और जैसे ही नाम आता है तो आपको याद है कि आपके लखनऊ है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका डी, लखनऊ के अंग्रेजों को, अर्थात लखनऊ में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल कहा है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं अत्यधिक प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात टार्नेडो कहां उठते हैं। ये बताइएगा, बहुत ही अत्यधिक प्रबल आपके होते हैं और एक ऐसे है उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, नाम क्या है? टार्नेडो। और टार्नेडो जो आपके होते हैं कहां पर उठते हैं, कौन से सागर पे? तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है 11 नंबर में, ये नंबर आपके कैरेबियाई सागर में। कहां पर है? तो याद रखिए आपके कैरेबियाई सागर में आपके ये उठते हैं, जो कि आपके ऑस्ट्रेलिया है ना। देखो ऑस्ट्रेलिया के पास से आते हुए, जैसे आपका मुख्य रूप से देखा जाए संयुक्त राज्य अमेरिका है ना, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आपकी मात्रा में ये टार्नेडो आपके आते हैं, ठीक है। इनकी आकृति होती है शंकुआकार है ना। तो यहाँ पर याद रखिए इनके शंकुआकार, अगर कोई चीज है, कोई चीज अगर शंकुआकार होते हैं, चक्रवात होता है, उनके केंद्र में वायुदाब क्या होता है? न्यूनतम होता है। वायुदाब क्या होता है? न्यूनतम होता है, याद रखिएगा है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है विश्व का तीसरा एवं भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है। विश्व का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर इनमें से कौन है? 12 का जवाब देना है और लगभग सभी का जवाब आ गया है कंचनजंगा। याद रखिएगा कंचनजंगा है ना। और भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी किसे मानते हैं? केटू गाडविन ऑस्टिन को मानते हैं ना, जो कि काराकोरम श्रेणी में आपकी है, ठीक है ना। और भारत में यह जो आपका है एवरेस्ट है ना, ये विश्व का सर्वोच्च शिखर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है ये मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती हैं। ये बताइएगा कि आपने वायुमंडल की परतें पढ़ा होगा। वायुमंडल की जो आपकी 5 परतें होती हैं, उनमें से आपकी जो पहली परत होती है वो क्षोभ मंडल होती है, जिसमें से मौसम घटनाएं या तूफान आना या हलचल होना है ना, या आपकी कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग है ना, ये जो प्रक्रिया होती है आपकी कहाँ होती है? तो आपकी क्षोभ मंडल में होती है। ऑप्शन बने कौन सी? यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आंधी, तूफान, वर्षा है ना, ये सब यहीं पर होते हैं। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया गया है रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है। इसके पहले वाले भी मॉडल पेपर में हमने इसे समझाया था आपको बताकर कि रेगिस्तान में जो मशरूम चट्टानें होती हैं, निर्माण होती हैं, किस प्रकार से इनका निर्माण होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वायु के द्वारा, पवन के द्वारा। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो 14 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन बी आपके अपरदन, वायु अपरदन। मतलब जैसे मान लीजिए कोई ये आपका क्या है, आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि आपकी बालू है ना। अब यहाँ से हवा इतनी तेज चल रही है कि इसका किनारा किनारा क्या हो जाता है? क्षरण हो जाता है और ये उड़कर दूर चली जाती है, तो एक ऐसा टीला बन जाता है जो कि मशरूम जैसे चट्टान बनती है। तो याद रखिए अपरदन द्वारा, ये कह सकते हैं कि वायु अपरदन है ना, वायु द्वारा या पवन द्वारा किया जाता है, जिसे हम लोग अपरदन क्रिया कहते हैं ना। तो ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया है वर्ष 1961 में गोवा, दमन और दीव के पुर्तगाली उपनिवेशों को मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने नामक योजना को अपनाया और उन नगरों को भारत में शामिल किया। कौन सा ऑपरेशन चला था? ये बताइए कौन सा ऑपरेशन के तहत आपके इनको अपने भारत में शामिल किया गया था। 15 का ऑप्शन देना है और 15 का ऑप्शन हो जाएगा ऑपरेशन विजय अभियान। कौन? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑपरेशन विजय अभियान के तहत इन्हें शामिल किया गया था, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि थी। चलिए बताइएगा जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी आधारित थी, क्योंकि पूछा गया है आधारित पूछा गया है ना। और हमने आपको बताया था दूसरी पंचवर्षीय योजना है, तो हमने एक उदाहरण बताया था कि घर पे मसाला पीसा जाता है ना। तो यहाँ पर पीसा जाता है, उसमें क्या होता है? एक बट्टा होता है और दोनों हाथ से क्या करते हैं? पीसते हैं। दोनों हाथ मतलब क्या होगा? दूसरी, और पीसने से क्या हो गया? पीसी। मतलब यहाँ पर हो गया क्या कि द्वितीय पंचवर्षीय जो मॉडल बनाई गई थी, जो आधारित थी, वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा और हमेशा आपको यहाँ पर याद रखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व बैंक जिसे अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, मुख्यालय कहां पर है। ये बताइए विश्व बैंक का मुख्यालय आप सभी को पता है कि विश्व बैंक का मुख्यालय है कहां पर है। चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है आपके वाशिंगटन और कहां पर? डीसी। मतलब आपका जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100% लॉक कर दे रहे हैं, वाशिंगटन डीसी, जो कि आपके अमेरिका में है। स्थापना की बात करते हैं तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी आपके 1945 में। कब? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया
है कि भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार के पास है। अगर भारत में सिक्के ढलाई की जाती है ना, तो याद रखिए यह अधिकार किसके पास है। हमने आपको बताया था कि इसके पहले क्लास हुई थी, बताया था जो आपके 1 रुपए के सिक्के होते हैं, है ना, तो इनकी जो ढलाई होती है वो कौन करता है, भारत सरकार, है ना, कौन, तो ये इनकी जो जिम्मेदारी होती है वो भारत सरकार के पास जिम्मेदारी होती है। इनकी आपकी टकसालें भी आपकी बनाई गई हैं, जो कि आपकी 4 महत्वपूर्ण टकसालें हैं। एक आपकी मुंबई में है, दूसरी कोलकाता में है, तीसरी हैदराबाद में है और चौथा आपके नोएडा में है। तो कुल मिला के यहाँ पर आपकी 4 टकसालें हैं जहां पर सिक्कों की ढलाई की जाती है, भारत सरकार करवाती है, ठीक है ना। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र, अल्पकालीन औसत लागत वक्र को अल्पकालीन औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर काटता है। मतलब यहाँ पर जो 19 नंबर है ये आपके कह सकते हैं किससे जुड़ा है, आपके इकोनॉमिक्स से, है ना, और वक्र से जुड़ा है। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा बी, आपके नीचे काटता है। मतलब कि अल्पकालीन सीमांत लागत जो वक्र होता है वो अल्पकालीन औसत लागत वक्र के क्या नीचे काटता है। तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, थ्योरी पढ़ाएंगे तो आपको यहाँ पर मैप के माध्यम से दिखा देंगे, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन दिया गया है उसी जात के व्यक्ति बेस्टियों की वह संख्या जो नीचे दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं। यहाँ पर पूछा गया है 20 नंबर में, तो याद रखिए आप्रवास, क्या बोलते हैं इसे, आप्रवासन बोलते हैं। तो आप्रवासन उसी जात के व्यक्तियों की वह संख्या है जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर भरा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारतीय संविधान अर्थात संविधान के अनुच्छेद, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। याद रखिएगा कि जो आपका प्रत्येक राज्य है शिक्षा के प्राथमिक स्तर जो आपका होता है वो मातृभाषा में ही शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। ये जो आपकी आर्टिकल है, कौन से आर्टिकल में कहा गया है, तो आर्टिकल 350 के का में, कहां पर, आर्टिकल 350 के का में कहा गया है कि जो भी राज्य है वहां की मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा होना चाहिए या प्रयास करेगा, ये बोला गया है। ऑप्शन बन जाएगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कमजोर वर्गों के लिए भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्र हैं इनके लिए आरक्षण दिया गया है और ये प्रावधान किया गया किसमें, तो आर्टिकल आपने पढ़ा होगा 16, कौन सा, अनुच्छेद 16 में ये प्रावधान आपका किया गया है आरक्षण संबंधी, है ना। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। यहाँ पर बोला है अधिकतम संख्या, और अगर अधिकतम संख्या की बात किया है तो आपको याद आना चाहिए तुरंत कि अधिकतम संख्या 250, कौन सी, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर 250 आपका जवाब। यहाँ पर आपका 23 का जवाब क्या बन जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आइए अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे। ये बताइए कि कौन से आर्टिकल के तहत वित्तीय आपातकाल होता है। अभी तक वैसे वित्तीय आपातकाल की स्थिति नहीं आई है ना, वित्तीय आपातकाल अभी तक आपके भारत में नहीं लगा है ना। एक स्थिति आई थी लेकिन मैनेज हो गया था। यहाँ पर आपका जवाब हो जाए कौन सा, 60, मतलब 360 के तहत आपके वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। वहीं पर राष्ट्रीय आपातकाल होता है 352 और राजकीय आपातकाल जो कि आपके राज्य में होता है 356 में होता है, ठीक है। क्लियर हो गया है। आइए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है। सरकार की जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका अंग से क्या मतलब है, कार्यपालिका की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो सरकार के हैं, है ना, सरकार में जो आपके लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका में क्या होता है, कानून को लागू करना और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी होती है जो आपकी कार्यपालिका होती है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो याद रखिएगा कि कानून को लागू चलाना इनके लिए आपके कौन होते हैं, तो आपके कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, है ना, ये सब मंत्री आपकी इसी के अंतर्गत आपके आते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है, ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ये बताइए कोई आपकी ऐसी अवस्था है जिसे हम ठोस कह सकते हैं और ठोस को सीधे ये गैसीय अवस्था में हो रहा है, और ऐसी अवस्था को आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, चलिए क्या पढ़ा है आपने, जल्दी से बताइएगा। ऊर्ध्वपातन कहते हैं, क्या ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यहाँ पर 26 का जवाब जो बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर याद रखिए उत्सादन, याद रखिए ऊर्ध्वपातन को उत्सादन के नाम से जानते हैं। क्या, ऊर्ध्वपातन को उत्सादन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, है ना। जैसे मान लीजिए कपूर होता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन तो कहते हैं। ऐसे बहुत ऐसे उदाहरण होते हैं, जैसे आपका नेफ्थिलीन हो गया, कपूर हो गया, बेंजोइक अम्ल हो गया, नौसादर हो गया, एंथ्रासीन हो गया, ये ऐसे होते हैं जो ठोस होते हैं लेकिन ये कह सकते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं सीधे गैस में, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, हरित गृह प्रभाव मुख्यतः किसके कारण होता है। ये बताइए ग्लोबल वार्मिंग जो आपका होता है ना, तो ये बताइए किसके कारण होती है, कौन सी गैस आपकी उत्तरदायी होती है।
तो चलिए यहाँ पर सबसे बड़ी उत्तरदायी होती है आपकी कौन, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी नंबर। अर्थात जो CO2 गैस है यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है आपके किसके लिए, हरित गृह प्रभाव के लिए होती है ना। और ऐसे देखा जाए तो हरित गृह प्रभाव में आपकी ढेर सारी गैसें हो जाती हैं, है ना। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया है कांच से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की चाल सबसे कम होती है। ये बताइए, कोई कांच दिया गया है और यहाँ से हम प्रकाश यहाँ पर डाल रहे हैं और यहाँ पर सबसे कम चाल जो होती है वो किसकी होती है, 28 में जवाब देना है। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन बी, कह रहे हैं बैंगनी होती है। तो चलिए यहाँ पर बैंगनी आपका जवाब बिल्कुल सही है कि विबजियोर के अकॉर्डिंग, या विबजियोर के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा है बैंगनी रंग, है ना। यहाँ पर बैंगनी रंग ऐसा आपका क्लियर है ना, तो ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है, कुल मिला के कह सकते हैं कि अपवर्तनांक बढ़ने से प्रकाश की चाल कम हो जाती है, ऐसे याद रखिएगा। अपवर्तनांक बढ़ने से प्रकाश की चाल क्या होती है, कम हो जाती है। बैंगनी रंग की प्रकाश एक सबसे कम होगा, ठीक है ना, क्योंकि अपवर्तनांक क्या होता है, सर्वाधिक अधिक होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। साइंस की क्लासे लेते रहिए, सब कुछ मिलेगा, हर एक चीज क्वेश्चन आपको साइंस का मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर स्कर्वी रोग आपको सी स्कर्वी, सी से आपका हो जाएगा विटामिन सी, ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था। आपको याद होगा ये सबसे बड़ी त्रासदी थी, है ना, सबसे ज्यादा लोग ये मारे गए थे, भयंकर त्रासदी आपकी हुई थी, जो कि भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी इसी को माना जाता है। ये आपके 2 से 3 दिसंबर 1984 को आपकी हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट, क्या, मिथाइल आइसोसाइनेट नामक आपकी गैस का रिसाव हो गया, जिससे यहाँ पर बहुत लोगों की मौत भी हुई है और आज भी यहाँ पर कह सकते हैं इसका असर देखने को मिलता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया है। तो आइए अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर साध्वी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से संबंधित हैं। तो ये बताइएगा कि इनमें से कौन कहाँ से संबंधित है। कबीरदास, सूरदास, महावीर साध्वी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन, ये सब कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको 36 का जवाब देना है और 36 का ऑप्शन यहाँ पर देखें। आपके जो कबीरदास थे ये आपके वाराणसी से हो गए, सूरदास आपकी रुणकता जो कि आपके आगरा मथुरा वाले मार्ग में आपका है, मथुरा आगरा वाले में, महावीर साध्वी रायबरेली हो गए, प्रेमचंद वाराणसी, हरिवंश राय बच्चन इलाहाबाद से, मतलब ये सभी कहाँ से हैं, तो आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया है भंवरा का सही पर्यायवाची क्या होता है। भंवरा का पर्यायवाची क्या होता है, बिल्कुल ईजी है, यहाँ पर भ्रमर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भ्रमर हो जाएगा, बिल्कुल ईजी दिया गया है। अगला दिया है आदि से लेकर अंत तक के लिए क्या शब्द करेंगे। आदि से लेकर अंत तक लिए आप प्रयोग करेंगे, कौन से शब्द का करेंगे, हमेशा से पढ़े हैं, याद रखिए। आदि से अंत तक के लिए बोलते हैं अधोपांत, क्या बोलते हैं, अधोपांत बोलते हैं। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर। अगला दिया है नाक रगड़ना का अर्थ क्या होता है। नाक रगड़ना मतलब क्या होता है, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, है ना। किसी चीज से अगर दीनता पूर्वक प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब बोला जाता है ना नाक रगड़ो, है ना, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वाक्यों में त्रुटि भाग का चयन कीजिए, या कोई त्रुटि ना हो तो डी आपको लगाना है। यहाँ पर दिया है भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक, देखो गलती यहाँ पर है क्योंकि लोकतंत्र आपका प्रयोग किया जाता है, लोकतांत्रिक प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है, लोकतंत्र प्रयोग किया जाता है। और इसके लोकतंत्र इसके पहले भी आप लोगों ने पढ़ा था अच्छी तरीके से, है ना, हमने पढ़ाया भी है। तो यहाँ पर आपका गलती कहाँ पर है, इस वाले ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन में यहाँ पर गलती है, लोकतंत्र का प्रयोग करना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो कि आपके करंट अफेयर के हैं और काफी अच्छे क्वेश्चन करंट अफेयर में भी यहाँ पर आपके मिलते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हाल ही में दक्षिण अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन भारत के साथ किस देश की नौसेना ने किया है। यहाँ पर एक युद्ध अभ्यास है, पैसिक्स बोलते हैं, है ना, और भारत के साथ और किसके साथ, तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है आपके इंडोनेशिया। याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका बनेगा इंडोनेशिया। मतलब पैसिक्स जो आपका सैन्य अभ्यास है ये भारत और इंडोनेशिया के साथ हुआ है। कहाँ पर किया गया है, तो आपके अरब सागर में किया गया है। कहाँ पर, अरब सागर में किया गया है। क्लियर हो गया है। आइए अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार भारतीय मूल की किस वैश्विक पोषण विशेषज्ञ को मिला है। अच्छा क्वेश्चन आपका है, नोट करिएगा। विश्व खाद्य पुरस्कार ये मिला है, किसे मिला है, 52 का ऑप्शन बनेगा कौन सा, यहाँ पर सी नंबर, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड। यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इन्होंने कह सकते हैं जलीय खाद्य प्रणालियों के लिए समग्र पोषण संवेदनशील दृष्टिकोण को विकसित किया है, इसके लिए इनको मिला है। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, विश्व खाद्य पुरस्कार। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हाल ही में किसे नेपाल के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया है। तो भैया यहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चन अच्छा है, इसको भी नोट करिएगा। ये आपके कौन से हैं, तो 53 का ऑप्शन यहाँ पर दीजिए जल्दी से। चलिए आपके देखो यहाँ पर केपी शर्मा ओली हैं, ये आपके कौन बनेंगे, कौन सा हो जाएगा, केपी ओली हो जाएगा। चलिए तो लॉक कर दिया जाए इस प्रश्न को। चलिए इस प्रश्न को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, केपी शर्मा बहादुर आपको दिया ही नहीं गया है, ठीक है, शेख बहादुर आपके नहीं दिया है। आपसे यहाँ पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में BCCI ने किसे नियुक्त किया है।
तो ये बताइएगा कि बीसीसीआई है ने नियुक्त किया है क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच, वो भी भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए, है ना। इनका जवाब क्या हो जाएगा 54 में। तो 54 का ऑप्शन यहाँ पर आपका बनेगा कौन सा, ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन सी, रमेश पवार। क्या है भाई, रमेश पवार है इसका राइट आंसर जो आपका बनेगा 54 में, वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है। तो चलिए ये भी क्वेश्चन आपका मिल गया है, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है। चलिए 55 का जवाब देना है और 55 का ऑप्शन ये हो जाएगा, ये है आपके कौन, एम के स्टालिन। कौन है, एम के स्टालिन है। राइट आंसर क्या बन जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। 33 मंत्रियों के साथ इन्होंने क्या लिया है, शपथ लिया है, याद रखेगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे यहाँ पर देखो अगला भी क्वेश्चन आपको दिया गया है, किस पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष का कोरोना बीमारी से पीड़ित होने के कारण निधन हो गया है। यहाँ पर देखो दी गई पार्टी दी गई है कौन, राष्ट्रीय लोक दल अर्थात आरएलडी, है ना, के अध्यक्ष रहे हैं और इनको कोरोना बीमारी से कैसे पीड़ित होने का निधन हो गया है। नाम क्या है यहाँ पर, तो 56 का ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा कौन सा, ऑप्शन ए, ये थे चौधरी अजीत सिंह। कौन भाई, ये चौधरी अजीत सिंह है जो कि आरएलडी मुखिया और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, चौधरी अजीत सिंह। ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, किस देश ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। तो चलिए 57 का जवाब दीजिएगा। यहाँ पर कौन सा है, तो याद रखिए सिंगल डोज वैक्सीन मतलब एक ही डोज में लगभग सब पूरा काम सही हो जाएगा। ये आपका रूस है। कौन है आपका, तो रूस है। याद रखिए सिंगल डोज जो आपका है ये विकसित किया है आपके रूस में विकसित की गई है। ठीक है ना, मतलब एक देखा जाए तो एक ही डोज में सब कुछ आपका हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, लड़ाकू विमान तेजस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पद्मश्री से सम्मानित किस वैज्ञानिक का हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने जो लड़ाकू तेजस था इसकी महत्वपूर्ण यहाँ पर भूमिका इन्होंने निभाया है ना, पद्मश्री ने सम्मानित भी किया था, है ना, और इनका निधन हो चुका है। यहाँ पर 58 का ऑप्शन ये हो जाएगा मानस बिहारी वर्मा। कौन है, तो मानस बिहारी वर्मा है। हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हुई है। किसे, हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई है। और दरभंगा आप लोग जानते हैं, दरभंगा बिहार में इन्होंने आखिरी सांस लिया है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी के किस पूर्व निजी सचिव का हाल ही में निधन हो गया है। ये महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव रहे हैं, है ना, और हाल ही में इनका निधन हो चुका है। यहाँ पर 59 का ऑप्शन बनेगा कौन सा, तो ऑप्शन ये हो जाएगा, ये है वी कल्याणम। कौन है आपकी, वी कल्याणम है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा वी कल्याणम की बेटी नालिनी ने बताया था कि कल्याणम की उम्र आपके 99 थी। इसका मतलब है हम लोग कह सकते हैं कि महात्मा गांधी से इससे जुड़े हुए आपके होंगे, क्योंकि 99 वर्ष में इनकी क्या हुई थी, कह सकते हैं कि मृत्यु हुई है। और ये जो आपके 1943 कब 1943 से 48 तक गांधी जी के निजी सचिव रहे थे। कब से, 43 से लेके 48 तक आपके गांधी जी के निजी सचिव रहे हैं आपके वी कल्याणम। क्लियर है, याद रहेगा, थोड़ा बहुत याद ही रहेगा। आइए अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन जो आपका अगला दिया है वो आपका अच्छा क्वेश्चन दिया गया है ना। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख टीएमसी ममता बनर्जी ने लगातार कितनी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। तो चलिए बताइएगा ममता बनर्जी के बारे में, यहाँ पर बताइए जल्दी से, ममता बनर्जी ने लगातार कितनी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो चलिए यहाँ पर 60 का जवाब आ रहा है, यहाँ पर तीसरी बार। याद रखिएगा ये तीसरी बार बनी है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर। ये तीसरी बार शपथ आपकी दिलाई गई है इन्हें। ठीक है, अच्छा ये दूसरी बार है भाई, दूसरी बार या तीसरी बार, दूसरी बार या तीसरी बार, जल्दी से बताइए, दूसरी बार या तीसरी बार, दूसरी बार या तीसरी बार, जल्दी बताओ। दूसरी बार बोलेंगे या तीसरी बार, जल्दी से बताओ आप लोग। तीसरी बार नहीं पता, अरे कोई तो बताओ जल्दी से, दूसरी बार या तीसरी बार। चलिए तीसरी बार है। ठीक है, देखो 2000 इसके पहले 2016 में जो आपकी थी दूसरी बार बनी थी, अब बनी है आपकी तीसरी बार, तो तीसरी बार हो जाएगा ना, दो पहले बन गए, एक बार ये हो गया, तीसरी बार होगा। ठीक है ना, चलिए आइए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, पहले भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे। पहले भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे। तो चलिए 61 को ऑप्शन यहाँ पर लॉक करना है। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, ये थे आपके सीवी रमन। याद रखिएगा सीवी रमन ये हैं जिन्हें पहले यहाँ पर भारत रत्न दिया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं। चलिए बताइएगा, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं। तो 62 का ऑप्शन यहाँ पर बनेगा क्या, तो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका एडमिरल। याद रखिएगा आपने नाम सुना होगा कि एडमिरल करमवीर सिंह, है ना, आपने ऐसे नाम सुना होगा एडमिरल करमवीर सिंह, है ना, भारत के नौसेना अध्यक्ष थे, है ना। तो इसका मतलब अध्यक्ष के पद को क्या बोलते हैं, उनके आगे लगा दिया था एडमिरल। क्या लगा दिया है, एडमिरल लगा दिया है। तो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत द्वारा चंद्रयान का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था। अब ये बताइएगा कि चंद्रयान का जो प्रक्षेपण किया गया था वो किस वर्ष किया गया था। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है,
है और 63 का ऑप्शन यहाँ पर बनेगा ए नंबर 2008 में। याद रखिए कब, 2008 में चंद्रयान का प्रक्षेपण किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी थाईलैंड की मुद्रा है। तो यहाँ पर याद रखिए थाईलैंड की मुद्रा आपने पढ़ा भी है, इसके पहले हमने आपको पढ़ाया भी था, है ना। यहाँ पर जवाब आ रहा है 64 नंबर में ऑप्शन डी, ये आपकी बाहत है। क्या है, बाहत है, बाहत है, ठीक है ना, क्लियर है। जैसे आपका बी होता है बी को आप 20 से काट दीजिए, बस ये बाहत आपकी मुद्रा बन गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बताइए, 11 जुलाई दिया है, आप सभी को पता है 11 जुलाई को मनाते क्या है। तो चलिए यहाँ पर सभी ने लॉक कर दिया है, यहाँ पर विश्व जनसंख्या दिवस, ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। और इसी 11 जुलाई को ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या निवारण के लिए 2 बच्चे के लिए यहाँ पर एक रूल भी निकाला था, आपको याद होगा, है ना। ये इसी दिन था 11 जुलाई को। आइए अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान स्थित है, यह आपके कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर 66 का जवाब देना है। यह है आपके चेन्नई में। कहाँ पर है, तो आपके चेन्नई में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है। साइबेरियाई क्रेन भारत के किस पक्षी अभ्यारण्य में नियमित रूप से आते हैं। ये जो आपके साइबेरियाई आपके क्या है, आपके सारस क्रेन मतलब क्या होता है, सारस, है ना। ये आपके आते हैं और कहाँ पर आते हैं, तो 67 का जवाब दीजिएगा। यहाँ पर याद रखिए भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य में, है ना। याद रखिए भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य में ये साइबेरियाई जो आपके सारस हैं आपके इस अभ्यारण्य में आपके आते हैं। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है। आपका जो मौलिक अधिकार है इसका संरक्षक कौन है, कौन इसका संरक्षक कहलाता है। याद रखिए यहाँ पर जवाब देना है राष्ट्रपति दोगे या सुप्रीम कोर्ट दोगे। यहाँ पर जवाब बनेगा डी नंबर, यहाँ पर डी देना है। याद रखिएगा कि मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक होता है वो उच्चतम न्यायालय अर्थात आपका सर्वोच्च न्यायालय आपका होता है। यही सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक कहलाता है। यह संसद द्वारा निर्मित आपकी है और ऐसी विधि को अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान के विरुद्ध होते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। इसलिए सर्वोच्च किसे माना जाता है, उच्चतम न्यायालय को माना जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा नगर जापान का पिट्सबर्ग के उपनाम से जाना जाता है। ये बताइए जापान के पिट्सबर्ग के नाम से किसे जानते हैं, जापान के पिट्सबर्ग को जो जानते हैं किसे जानते हैं। यहाँ पर 69 का ऑप्शन क्या बनेगा, ये है आपका यावाता। क्या है, यावाता है। यावाता को जापान के पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन बैडमिंटन खिलाड़ी है। यहाँ पर बताइएगा बैडमिंटन जो खिलाड़ी है वो आपकी कौन है। चलिए बैडमिंटन खिलाड़ी आप लोग तुरंत पहचान करिएगा जल्दी से। चलिए जल्दी से जवाब दीजिएगा। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, काफी लोग जवाब दे रहे हैं डी नंबर, कह रहे हैं ये सभी हैं भाई। यहाँ पर पीवी सिंधु हैं, साइना नेहवाल हैं, ज्वाला गुट्टा हैं और यहाँ पर दिए ये सभी क्या हैं, बैडमिंटन आपके खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन क्या जवाब हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। हो सकता है इस क्वेश्चन को देख लो कंफ्यूज में है, कौन सा भाई यहाँ पर, ओसाका मॉरिशस या अच्छा उसको हम चेक कर ले रहे हैं, अभी चेक किया जा रहा है उस क्वेश्चन को, ठीक है। कौन सा जो नगर है जापान का पिट्सबर्ग के उपनाम से जानते हैं, अभी चेक कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए हम तब तक गद्यांश को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। गद्यांश को सॉल्व कर लेते हैं, तब तक हम अभी आपको क्लास के अंत तक में चेक करके बता भी देंगे। तो चलिए बताइएगा गद्यांश में जो दिया गया है वो मदर टेरेसा के बारे में दिया है। अच्छा क्वेश्चन दिया है, देखिएगा, चिल्लाना मत, हल्ला मत मारना, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। मदर टेरेसा एक सच्ची सेविका थी। एक बार मदर टेरेसा कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों के इलाज के लिए कोलकाता के दुकान जाकर चंदा एकत्र कर रही थी। इसी सिलसिले में मदर टेरेसा एक अमीर व्यापारी की दुकान पर पहुंची जो कि अपनी दुकान पर बैठे बैठे पान चबा रहा था। मदर ने उस व्यापारी को आगे अपना सीधा हाथ फैला दिया, है ना। यहाँ पर कहा कि कुष्ठ रोग के लिए पीड़ित के लिए भाइयों के लिए कुछ देने की कृपा करें। तो उस व्यापारी ने मदर के सीधे हाथ में क्या, पान की पीक थूक दिया था। मदर बिल्कुल से विचलित नहीं हुई, उन्होंने तुरंत अपना सीधा हाथ पीछे करते हुए कहा या तो मेरे लिए हो गया, और अपना बायां हाथ आगे फैलाते हुए कहा, प्यार से बोली, अब कृपा करें मेरे कुष्ठ रोगी भाइयों के लिए कुछ देने के लिए यहाँ पर कष्ट करें। उस व्यापारी ने सोचा भी नहीं था कि किसी के हाथ पर थूकने के बाद भी वह बिल्कुल विचलित और क्रोधित नहीं हुआ और उल्टा अपना प्यार प्रदर्शित करने लगा। वह तुरंत मदर के चरणों में गिर गया और अपने लिए किए गए माफी मांगी। उसके बाद मदर टेरेसा की मदद भी की। इसके पहले हमने यहाँ पर बताया भी है ना, बड़ा जरूर है, इसके पहले हमने आपको सॉल्व कराया है। तो आइए यहाँ पर बताइए मदर टेरेसा कहाँ पर पहुंची थी, बताइए मदर टेरेसा कहाँ पर पहुंची थी। इसके पहले हमने बताया है, बस आप जितनी ज्यादा स्पीड के साथ करोगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। उसका जो आंसर आपका ओसाका ही दिखा रहा है, ठीक है। चलिए बताइए मदर टेरेसा, यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा, जवाब जो बनेगा 71 में, ये बनेगा क्या, तो एक अमीर व्यापारी की दुकान पर गई थी, है ना। अगला क्वेश्चन दिया है, मदर ने व्यापारी के आगे हाथ फैलाकर क्या कहा था। इन्होंने क्या कहा था कि कुष्ठ रोग
के पीड़ित भाइयों के लिए कुछ देने की कृपा करें, है ना। अगला दिया है मदर टेरेसा कौन थी, तो भैया मदर टेरेसा कौन थी, ये सच्ची सेविका थी, है ना, एक सच्ची सेविका थी। ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। और व्यापारी किसके चरणों में गिर पड़ा था, तो ये किसके चरणों में, तो आपकी मदर टेरेसा के। और अगला दिया है इस गद्यांश से क्या सीख मिलती है, बताइए। आपने पढ़ा, इतना हमने पढ़ाया, आपको इसे सीख क्या मिली ये बताइएगा। हमें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए, क्या यही है, बिल्कुल सही है। पहला ही पॉइंट इसका सही जवाब दिया गया है, किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। अगला जो दिया गया है बहुत ही अच्छा है, दूसरे गद्यांश को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि यहां से देखो कितना ज्ञान मिलने वाला है और यहां से जीके में क्वेश्चन मिलेंगे। कह रहे हैं उत्तर भारत के संत कवि कबीर और दक्षिण भारत के संत कवि तिल्लूर, है ना, कौन दिया है, तिल्लूरवर के समय में लगभग 2000 वर्ष का अंतर है। देखिएगा, उत्तर भारत में कौन थे, कबीर थे, दक्षिण भारत में संत थे आपके तिरुवल्लुवर, है ना। इनके लगभग समय में 2000 वर्ष का अंतराल है, किंतु इन दोनों महाकवियों के जीवन में अद्भुत साम्य पाया जाता है। दोनों के माता पिता ने जन्म देकर इन्हें त्याग दिया था। दोनों का लालन पालन निसंतान दंपतियों ने बड़े स्नेह और जतन से किया। व्यवसाय से दोनों जुलाहे थे। दोनों ने सात्विक गृहस्थ जीवन की साधना की। तिलवर कौन से दिए गए हैं, तो आपके तिरुवल्लुवर का प्रमाणिक जीवन वृत्तांत प्राप्त नहीं होता है। प्रायः उन्हें चेन्नई के निकट मइलापुर गांव का जुलाहा माना जाता है, किंतु कुछ लोगों के अनुसार राजा एल्लोर, कौन है, राजा एल्लाल के शासन में एक बड़े पदाधिकारी थे और उन्हें वैसा ही सम्मान प्राप्त था जैसा चंद्रगुप्त के शासन काल में चाणक्य को, है ना। चाणक्य दिया है चंद्रगुप्त के शासन में, चाणक्य कहाँ हो जाएगा, अच्छा मौर्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में चाणक्य को। उनके बारे में अनेक दंत कथाएं प्रचलित हैं। जैसे कहा जाता है कि एक सन्यासी नारी जाति से घृणा करता है। उसका विश्वास था कि स्त्रियां बुराई की जड़ हैं और उनके साथ ईश्वर भक्ति हो ही नहीं सकती है। तिरुवल्लुवर ने बड़े आदर से उसे अपने घर बुलाया। 2 दिन उनके परिवार में रहकर सन्यासी के विचार ही बदल गए। उसने कहा, यदि तिरुवल्लुवर और उनकी पत्नी जैसी जोड़ी हो तो गृहस्थ जीवन ही क्या हो जाए, श्रेष्ठ हो जाएगा। कबीर के दोहों की भांति तिरुवल्लुवर ने भी छोटे छंद में कविता रची, जिसे कुरल कहा जाता है। क्या याद रखिए, कुरल कहा जाता है। कुरलों का संग्रह तिरुवाकुलर उनका एकमात्र ग्रंथ है। याद रखिए, अगर पूछे कि तिरुवल्लुवर के जो आपका ग्रंथ है वो क्या है, तिरुकुलर है, उनका एकमात्र ग्रंथ है, जिसमें यहाँ पर कुरल इनका कह सकते कहा जाता है। तिरुवल को तमिल भाषा का वेद माना जाता है। एक नया क्वेश्चन आपको मिला है, अगर पूछे कि तमिल भाषा का वेद किसे मानते हैं तो क्या जवाब दोगे, तिरुकुलुवर। क्या भैया नाम देखो ऐसा है इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं, क्या दिया है, तिरुकुलुरल, है ना। इन्हें तमिल भाषा का वेद माना जाता है। इनका प्रत्येक कुरल एक सूक्ति है। ये सूक्तियां सभी धर्मों का सार हैं। संपूर्ण मानव जाति को शुभ के लिए प्रेरित करना ही इनका उद्देश्य प्रतीत होता है। जैसे धर्म के बारे में 2 कुरालों का आशय है, भद्र पुरुषों, पवित्र मानव होना ही धर्म है। स्वच्छ मन वाले बनो और देखो तुम उन्नति के शिखर पर कहां से कहां पर पहुंच जाओगे या पहुंचते हो। झूठ ना बोलने के गुण को ग्रहण करो तो किसी अन्य धर्म की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। कुल मिला के यहाँ पर जो बोला गया है 2 लोगों के बारे में दिया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि तिरुवल्लुवर और कबीर के साम्य बिंदु बताइए, इनमें समानता क्या थी। यहाँ पर आपको बताना है समानता क्या थी। तो पहला पॉइंट दिया गया है, जन्म के बाद माता पिता त्याग दिए थे, है ना, इनको भी त्याग दिए थे, जो कि आपके यहाँ पर पहला पॉइंट सही है। दूसरा दिया है एक से छंद में कविता करना, मतलब एक ही छंद में जैसे वो कविता करते थे वैसे ये भी कर रहे हैं। जुलाहे का व्यवसाय इनका भी था, है ना। यहाँ पर देखो दिया है नारी जात से घृणा, तो भाई ये नारी जात से घृणा इन्होंने नहीं किया था। तो यहाँ पर देखो 3 चीज इनकी फायदे में है, क्या है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है ये बिल्कुल सेम आपके मैच खा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा नारी जात से घृणा करने वाले सन्यासी के विचार तिरुवल्लुवर ने कैसे बदले। बताइएगा कि नारी जात की घृणा करने वाले सन्यासी के विचार, मतलब वो नारी से घृणा कर रहा था लेकिन इनके संपर्क में आया और क्या किया, सन्यासी के विचार से कह सकते हैं ये बदल दिया उसने। यहाँ पर 77 में ऑप्शन बनेगा डी, अपनी गृहस्थी का साक्षी बनाकर। क्योंकि तिरुवल्लुवर जो आपते थे वो ऑलरेडी शादीशुदा थे और इनके जीवन को देखकर उन्होंने कहा नहीं, जब ये जी सकते हैं तो मैं भी जी सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पर आपका घृणा नहीं करना चाहिए कि नारी जाति है और आप सन्यासी और नारी है, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आज के अगर साक्षात आपको देखा जाए तो जितने भी आपके सन्यासी आपको मिलते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके अपने जीवन के अंत तक जेल की हवा जरूर खा जाते हैं। क्यों खा जाते हैं कि पहले तो वो क्या बन जाते हैं, बाबा बन जाते हैं और इसके समय परिवर्तन में फिर क्या होता है, समस्या बढ़ जाती हैं। तो याद रखिएगा कि जीवन में बोला गया है, प्रभु ने कहा है, ईश्वर ने कहा है, साक्षात लिखा है कि बिना नारी के जीवन व्यर्थ है, इसलिए नारी का होना उत्तम है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, ईश्वर भक्ति शब्द का विग्रह और समास बताइए। ईश्वर भक्ति शब्द का विग्रह और समास क्या होगा, इसका विग्रह और क्या होगा समास, ईश्वर भक्ति क्या बनेगा, ईश्वर की भक्ति क्या बनेगा, ईश्वर और भक्ति नहीं बनेगा, ईश्वर की भक्ति। क्या, ईश्वर की भक्ति यहां पर बनेगा ऑप्शन सी, ईश्वर की भक्ति इसका बनेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया जो कि एक तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कि किसी धर्म की आवश्यकता कब नहीं रह जाती,
किसी धर्म की आवश्यकता कब नहीं रह जाती? तो 79 का ऑप्शन क्या बनेगा? झूठ को त्याग देने पर, झूठ को त्याग देने पर किसी धर्म की आवश्यकता नहीं रहती है, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है, स्नेह और जतन शब्द क्रमशः क्या है? स्नेह क्या है? स्नेह यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो स्नेह आपका हो जाएगा क्या? स्नेह और जतन। तो जतन शब्द आपका जो आपका आया है ये एक आगत शब्द है, आगत नहीं थोड़ा, देखिए स्नेह शब्द जो आपका है ये आपका कैसा होगा? ये एक तत्सम शब्द है ना, तत्सम शब्द है। और यहाँ पर जो दिया गया है जतन, जतन क्या है? तो जतन आपका हो जाएगा तद्भव हो जाएगा। तो पहला इसका जवाब हो जाएगा, क्योंकि स्नेह हमने आपको ऑलरेडी बताया स्नेह क्या होता है, तत्सम होता है ना। तो पहला इसका पॉइंट आपका राइट हो जाएगा। तो ये टेस्ट आपका कंप्लीट होता है। आपने आज के टेस्ट पेपर में बहुत ही सुंदर ज्ञान सीखा। क्या सुंदर ज्ञान सीखा? यहाँ पर आपने सीखा जो आपके उत्तर भारत में थे कबीर, है ना, उत्तर भारत में थे कबीर और दक्षिण भारत में कौन थे? तो आपकी तिलवर। दोनों सेम अंतर आपके थे, दोनों एक जैसे थे, घर से निकाल दिए गए, है ना, मतलब सेम था। तो कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिला होगा।